नमस्कार। हम सब जानते हैं कि भारत की आज़ादी के पीछे दशकों का लंबा संघर्ष रहा है। पर क्या कभी सोचा है कि कोई एक ऐसी घटना भी थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में, कह सकते हैं, आखिरी कील ठोकी? आज हम उसी गुमनाम विद्रोह की कहानी में उतरेंगे। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, ये तो एक फैक्ट है। पर वो कौन सी एक घटना थी जिसने अंग्रेजों को अंदर तक हिला दिया, उन्हें ये यकीन दिला दिया कि अब उनका समय यहाँ पूरा हो चुका है? इस सवाल का जवाब हमारे इतिहास के एक बहुत ही ज़रूरी लेकिन अक्सर अनदेखे किए गए पन्ने में छिपा है। तो इस कहानी की जड़ तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा 1940 के दशक की शुरुआत में। उस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम के, कह सकते हैं, फाइनल एक्ट के लिए स्टेज तैयार कर दिया था। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत में माहौल एकदम उबल रहा था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, 1943 में आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी सामने आई, और फिर 1946 में वो निर्णायक विद्रोह हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सारी घटनाएं एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई थी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन मतलब ये वो वक्त था जब आम जनता का गुस्सा अपने चरम पर था। इस आंदोलन ने पूरे देश में विरोध का एक ऐसा माहौल बना दिया था कि समाजवादी नेताओं से लेकर महिलाओं तक सब बड़ी संख्या में सड़कों पर थे। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि कुछ जगहों पर तो समानांतर सरकारें तक बन गई थीं। और इसी माहौल के बीच अंग्रेजों के सामने एक बिल्कुल नई तरह की चुनौती आकर खड़ी हो गई। ये चुनौती थी इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए, जिसने ब्रिटिश सत्ता को पहली बार एक बाहरी सैन्य खतरे का एहसास दिलाया। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आईएनए ने ऐसे नारे दिए जो आज भी हमारे अंदर जोश भर देते हैं। जय हिंद, दिल्ली चलो। सोचिए जरा, इन नारों ने उस वक्त पूरे देश की कल्पना को एक नई उड़ान दी होगी। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। भले ही बोस का तरीका अलग था, लेकिन उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इससे साफ पता चलता है कि रास्ता कोई भी हो, मंजिल सबकी एक ही थी, भारत की आज़ादी। तो आईएनए का जो असली असर था ना, वो हथियारों से कहीं ज्यादा मनोवैज्ञानिक था। उनके कारनामों की कहानियों ने ब्रिटिश भारतीय सशस्त्र बलों के अंदर मौजूद भारतीय सैनिकों की वफादारी पर सवाल खड़े कर दिए, और यहीं से विद्रोह के पहले बीज बोए गए। और यहीं से शुरू होती है रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की कहानी। और हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना की शुरुआत खराब खाने जैसे एक बहुत मामूली मुद्दे से हुई, लेकिन इसने एक ऐसी आग भड़काई जिसने पूरे साम्राज्य को झुलसा दिया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पहले HMIS तलवार पर खराब खाने को लेकर विरोध हुआ। फिर आईएनए के नारे लिखने के जुर्म में एक 17 साल के नाविक को गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर एक ब्रिटिश अफसर की अपमानजनक टिप्पणी। बस यही वो चिंगारी थी जिसके बाद भूख हड़ताल शुरू हुई, और वो हड़ताल देखते ही देखते एक राष्ट्रव्यापी नौसैनिक विद्रोह में बदल गई। जानते हैं वो अपमानजनक टिप्पणी क्या थी? भिखारी चुने जाने वाले नहीं हो सकते। बस ये एक लाइन भारतीय नाविकों के सब्र का बांध तोड़ने के लिए काफी थी, और यहीं से स्थिति विस्फोटक हो गई। और इसके बाद जो हुआ वो शायद ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा डर था जो सच हो गया था। एक ऐसा विद्रोह जिसने उनकी नींव हिलाकर रख दी। और ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी। पूरे 20,000 नाविक एक साथ विद्रोह में शामिल हो गए। ये एक संगठित महाविद्रोह था। विद्रोह की ये आग बॉम्बे से लेकर कराची और कलकत्ता तक फैल गई थी। करीब 78 जहाज़ों और 20 तटीय ठिकानों ने एक साथ बगावत कर दी थी, जिससे रॉयल इंडियन नेवी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से पंगु हो गया था। लेकिन ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये एक नई पहचान की घोषणा भी थी। विद्रोहियों ने खुद को रॉयल इंडियन नेवी की जगह इंडियन नेशनल नेवी कहना शुरू कर दिया। ये ब्रिटिश ताज के प्रति अपनी वफादारी को पूरी तरह से तोड़ने का एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था। पर शायद सबसे शक्तिशाली और हैरान करने वाला दृश्य तो कुछ और ही था। विद्रोही जहाज़ों पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे एक साथ फहराए गए। ये एक ऐसी एकता का प्रतीक था जो पहले कभी नहीं देखी गई। ये दिखा रहा था कि एक साझा दुश्मन के सामने सारे राजनीतिक और धार्मिक मतभेद भुला दिए गए थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस एक विद्रोह ने आखिर सब कुछ कैसे बदल दिया? इसे ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील क्यों कहा जाता है?
जवाब बिल्कुल सीधा है। इस विद्रोह ने ये साबित कर दिया कि अंग्रेजों का औपनिवेशिक नियंत्रण का जो सबसे बड़ा हथियार था, यानी भारतीय सशस्त्र बलों की वफादारी, वो अब टूट चुकी थी। और जरा सोचिए, जब सेना ही आपके नियंत्रण में ना हो तो आप साम्राज्य कैसे चला सकते हैं? और इस बात का सबसे बड़ा सबूत वो खुद उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के शब्दों से मिलता है। उन्होंने बाद में माना था कि आईएनए के कारनामों और खास तौर पर इस नौसैनिक विद्रोह ने ही अंग्रेजों को ये एहसास करा दिया था कि भारत में उनका समय अब वाकई पूरा हो चुका था। विद्रोह के इन हजारों नाविकों को आज स्वतंत्रता संग्राम के अनाम नायकों के रूप में याद किया जाता है। वो गुमनाम नायक जिन्होंने चुपचाप इतिहास का रुख मोड़ दिया। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि इतिहास कुछ नायकों और घटनाओं को तो याद रखता है जबकि दूसरे कई गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। वाकई ये एक सोचने वाली बात है।